अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। अगर विद इन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो क्यों डिक्रीज़ होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को विद इन अ ग्रुप, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को विद इन अ पीरियड इंक्रीज करते हैं। तो मतलब आप वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे किसी ना किसी तरह से असरअंदाज होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। यहाँ पे हमने मिनिमम एनर्जी की बात नहीं की क्योंकि हम जा रहे हैं डिस्कस करने फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो हम कहते हैं वो एनर्जी जो आपको चाहिए होती है। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब आप जब किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं कहाँ से, किसी गैसियस एटम से। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो अगले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी एटम से उसका पहला और आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं उस टाइम जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कोई क्राइटेरिया है प्रॉपर्टीज़ को जज करने के लिए? तो एग्जैक्टली वो एटम्स जिनकी लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो कम कम ही पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मतलब आपके पास वो पॉजिटिव आयंस मुश्किल से बनेंगे जिन्हें बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो आपके पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ लो होती हैं और वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयंस बना देते हैं? तो वो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ कर देते हैं। अब ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन सी मेटल्स आती हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। लेकिन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हाई होती हैं? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, क्या मतलब, ग्रुप 8A एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं, इन्हें ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और कंपैरिजन करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, और जो एक्सट्रीम राइट पे हैं वो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन हैं। इनके आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हाई होती हैं और ये आयंस नहीं बनाते। अब आपको अगर एक और क्वेश्चन है, अगर आपको एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हों किसी एटम से ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, जैसे कि मैग्नीशियम है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब वो स्टेबल होगा, अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब उसका ऑक्टेट रूल जो है वो ऑक्टेट रूल को तब फॉलो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनी पॉजिटिव आयन। अब जब आप यूनी पॉजिटिव आयन की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आपने क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हुए गैसियस आयन की बात की थी, गैसियस एटम की बात की थी, तो इसका मतलब है कि गैसियस स्टेट में तो वो ऑलरेडी है जब वो यूनी पॉजिटिव आयन बन चुका है। अब उस गैसियस आयन में से, यूनी पॉजिटिव आयन में से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे, तो उसे कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपको किसी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए चाहिए होती है वो हमेशा हाई होती है। क्यों हाई होती है? अब हम बात ये करते हैं कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हाई क्यों होती है। जैसे एल्यूमिनियम के केस में आपके पास 3 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं। एल्यूमिनियम क्योंकि +3 ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है एल्यूमिनियम, तो उसको 3 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ चाहिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड। तो जो सक्सेसिवली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ है ना, वो सेकंड और थर्ड है। इसका मतलब है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होती है, सेकंड उससे ज़्यादा होती है, थर्ड उससे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या? जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल से रिमूव करा लेते हैं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज हो जाता है। अब आपके पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है या थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फर्स्ट से हायर होती है। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? अगला टॉपिक है आपका, सब टॉपिक है जो इस हेडिंग में, वो है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं विद इन अ ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, मतलब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं जब, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? पहली रीज़न, एडिशन ऑफ शेल, एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है जहाँ पे आपने एनर्जी लेवल को शेल भी कहा है, ऑर्बिट भी कहा है, एनर्जी लेवल भी कहते हैं हम इसे। बहुत अच्छी टर्म है जो कि एनर्जी लेवल है, क्योंकि इसमें वो ऑर्बिट और शेल से हट के 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एक बिल्कुल जनरल सी टर्म है। एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मूव करते हैं। क्या मतलब? स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि लिथियम से हम सोडियम में मूव करते हैं, यहाँ पे सोडियम से पोटाशियम में, पोटाशियम से रुबीडियम में। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एक एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है। अब एनर्जी लेवल ऐड होने से होगा क्या? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। अब कम एनर्जी चाहिए आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। तो इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम आते हुए, क्योंकि एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ, स्टूडेंट समराइज करें उस चीज़ को, नोटिस कीजिएगा कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के कम हो जाने की वजह से, जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान होती हैं, आपको कम एनर्जी चाहिए, कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हुए। अब दूसरी रीज़न आप बात करते हैं, वो तो बात थी डिस्टेंस की, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटॉमिक साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होने से एटॉमिक साइज चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज के बाद अगला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में डाउन मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो क्या होता है, हर लेवल पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड हो जाता है तो स्टूडेंट्स वैलेंस शेल चेंज हो जाता है। जाहिर है आपका अगर सेकंड ग्रुप में आप सेकंड पीरियड में आप, तो लिथियम में 2 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड में जाएंगे 3 शेल्स हो जाएंगे, फोर्थ पीरियड में जाएंगे 4 शेल्स हो जाएंगे, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल्स हो जाएंगे। अब ये 5 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, दोनों केसेस में नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स डिफरेंट है, एटॉमिक साइज तो डिफरेंट होगा ही होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी डिफरेंट है। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देते हैं, तो आपको कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वो इफेक्टिवनेस नहीं है।
अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो हम अपनी इस हेडिंग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वो इफेक्टिवनेस ही नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज जहाँ पे इफेक्टिव होगा वहाँ पे हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सब टॉपिक की तरफ कि विद इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है। जब आप एक एलिमेंट से अगले एलिमेंट में मूव करते हैं ना पीरियड में, तो एक 1 यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि एक दर्जा, एक स्टेप प्रोटॉन बढ़ जाता है, मतलब एक प्रोटॉन हर स्टेप पे ऐड हो रहा होता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियड में। तो एडिशनल प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ा देता है फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग सेम रहती है क्रॉस द पीरियड, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है जो कि असरअंदाज होता है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू पे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कांस्टेंट रहती है किसी पीरियड में, कैसे कांस्टेंट रहती है, इसे हम कहते होते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और क्योंकि पीरियड में लॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, जब नंबर ऑफ शेल सेम होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट सेम होगा। इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं ना एक पीरियड में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहा होता है। क्योंकि अगर प्रोटॉन बढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली बढ़े होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वैलेंस शेल में। इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन सेम है। जब इनर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान है, तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। अब जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो है न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। इसमें हमने डिस्कस किया है आयोनाइजेशन एनर्जी को, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने बात की है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। एक्चुअली हमारा टॉपिक था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर ये ट्रेंड आपको समझ आ गया हो तो आप बहुत से रीजनिंग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।